हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज हम एमसीक्यू के माध्यम से जानेंगे बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज के विषय में। फ्रेंड्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और यदि मैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह उत्तरी काला पॉलिशडर मृदभांड का आरंभ काल था। दूसरा कथन है, यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहलाता है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों। दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। पुरातत्वों के अनुसार छठी सदी ईसा पूर्व में उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। इसकी बनावट उत्कृष्ट कोटि की थी तथा यह बहुत चिकना और चमकीला होता था। इस समय में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई और यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स, मेरा एक सुझाव है, एक सजेशन है आपके लिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और उसका आंसर आप स्वयं देने की कोशिश कीजिए और आप उसको स्वयं अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद आप इसकी व्याख्या देखिए, आंसर देखिए, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी तरह हो पाएगी और आप अपनी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। दूसरा कथन है, वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। तीसरा कथन है, इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। तो इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन, या एक, दो और तीन। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स एक, दो और तीन। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। यहां पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस काल में शिल्पी और वाणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित हो गए थे। इस काल की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेख केवल लुहारों, बढ़इयों, चर्मकारों और रंगकारों की श्रेणियों का हुआ है। वाराणसी इस काल का महान व्यापारिक केंद्र था। व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु और कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था। इस काल में सबसे पहले धातु के सिक्कों का चलन आरंभ हुआ था। आरंभ में ये मुख्यतः सिक्के चांदी के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सत्य नहीं पूछा है, असत्य पूछा है। 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं, इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। दूसरा कथन है, पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। वैदिक ग्रंथों में आए शतमान और निष्क शब्द मुद्रा के नाम माने जाते हैं, अतः कथन डी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहले प्रकार में सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास रहता था। ऐसे गांव की संख्या सबसे अधिक थी। दूसरे प्रकार में उपनगरीय गांव थे जिन्हें शिल्पी ग्राम कहते थे। ये गांवों को नगरों से जोड़ते थे। तीसरे प्रकार में सीमांत ग्राम आते हैं जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे थे। भोजक पहले प्रकार के गांव का मुखिया कहलाता था। किसान अपनी उपज का छठा भाग कर या राजांश के रूप में देते थे। कर की वसूली सीधे राजा के कर्मचारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पद दिया हुआ है, सूची 2 में समाज में स्थिति दी हुई है, और आपको यह बताना है कि कौन से पद की समाज में क्या स्थिति थी। आपको इसको सुमेलित करना है। कूट आपके सामने यहां दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है ए 3 4 1 2, बी 3 1 4 2, सी 4 3 1 2 और डी 2 1 3 4। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए 3 4 1 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। भोजक गांव का मुखिया होता था। गृहपति धनी किसान।
महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी और भंडागारिक भंडार गृह का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6ठी सदी ईसा पूर्व अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। पहला कथन है महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। दूसरा कथन है शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूल करते थे। तीसरा कथन है बलि साधक चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होते थे। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 2 और 3 या 1, 2 और 3 तीनों। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल 1, अर्थात कथन 2 और कथन 3 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस काल में महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे, जैसे मंत्री, सेना नायक, न्यायाधिकारी आदि। तो कथन 1 सत्य है। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी होता था। वह व्यापारियों से उनके माल पर चुंगी वसूल करता था। तो कथन 2 असत्य है। बलि साधक वे अधिकारी होते थे जो किसानों से फसल का अनिवार्य रूप से देय हिस्सा वसूलते थे। तो अतः कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा जाता था? आपके ऑप्शन है महालेखाकार, कबीले का प्रधान, धनी किसान या कर अधिकारी। वैसे मैं इसके विषय में एक क्वेश्चन में चर्चा कर चुका हूं और आपको ये पता भी होगा, और इसका सही आंसर है धनी किसान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। गृहपति एक पाली शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयोग होता था। वे लोग वैश्यों या व्यापारी की श्रेणी में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों की सभा के साथ साथ शूद्रों की सभा में भी जाते थे। दूसरा कथन है दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल 2, अर्थात कथन 1 असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध ब्राह्मणों, क्षत्रियों और गृहपतियों की सभा में गए, परंतु शूद्रों की सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो कथन 1 असत्य है। दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है, अतः कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने नगरों में नियत स्थान पर रहते थे। दूसरा कथन है इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा के माध्यम से होता था। तीसरा कथन है वणिक व्यापार के लिए मथुरा होते हुए उत्तर की ओर तक्षशिला तक जाते थे। चौथा कथन है वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर होते हुए उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक जाते थे। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3 या 1, 2, 3 और 4। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1, 2, 3 और 4। चारों कथन यहां सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने प्रमुखों के नेतृत्व में श्रेणियां बनाकर संगठित थे। दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। वाराणसी में वैश्य या वणिक लोगों की गली बनी हुई थी। इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा द्वारा होता था। पाली ग्रंथों से मुद्रा के प्रचलन का संकेत मिलता है और यह भी पता चलता है कि वेतन और मूल्य का भुगतान सिक्कों में किया जाता था। बुद्ध काल में वणिक व्यापार के लिए मगध से मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते तक्षशिला तक पहुंच जाते थे। वणिक मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक पहुंच जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईसा पूर्व 6ठी सदी में कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। दूसरा कथन है गणतांत्रिक राज्यों में राजस्व पाने का अधिकार गण के प्रत्येक प्रधान का होता था। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 और ना ही 2। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। राजा किसानों की उपज का 6ठा हिस्सा कर के रूप में लेता था। ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। गणतंत्र में राजस्व पाने का अधिकार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान का होता था, जो राजन कहलाता था। राजतंत्र में एकमात्र राजा राजस्व पाने का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
ईसा पूर्व 6ठी सदी के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं। दूसरा कथन है शिल्पी ग्राम तृतीय प्रकार के गांव को कहते थे। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल एक, अर्थात कथन 2 यहाँ गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। पाली ग्रंथों में गांव के 3 भेद किए गए हैं, अतः कथन 1 सत्य है। प्रथम कोटि में सामान्य गांव हैं जिनमें विविध वर्णों और जातियों का निवास होता था। द्वितीय कोटि में उपनगरीय गांव थे जिन्हें शिल्पी ग्राम कहते थे। उल्लेखनीय है कि तृतीय कोटि में सीमांत ग्राम आते हैं जो जंगल से संलग्न देहातों की सीमा पर बसे होते थे। नेक्स्ट और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। दूसरा कथन है वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स एक और दो, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबायली कानून चलते थे जिसमें वर्ण भेद को कोई स्थान नहीं था। धर्म सूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि, सिविल लॉ और दंड विधि, क्रिमिनल लॉ तय हुई। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए।